नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। यदि हम बात करें आज के द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की, तो उन पे एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम सभी ये जानते हैं कि आज हमें किन किन आर्टिकल्स पे चर्चा करना है और किन किन आर्टिकल के बारे में हमें समझना है। तो देखते हैं सबसे पहले उन आर्टिकल्स को जिन पे आज हमें एनालिसिस करना है, जिनके बारे में हमको अपनी समझ को डेवलप करना है। तो देखते हैं उन आर्टिकल्स को। तो आज के जो भी हमारे आर्टिकल हैं, जो भी टॉपिक्स हमने लिया हुआ है, उसको आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। इसमें कुछ प्रमुख बात, कुछ सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा की गई है, जिसमें SC/ST एक्ट संबंधित और जो भी रिलैक्सेशन देना है जो डिसेबल पर्सन है उनसे रिलेटेड बातें कही गई हैं। और सेकेंड आर्टिकल में प्लाज्मा डोनर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं कि जो भी कैंडिडेट अभी हाल ही में कोविड-19 के वायरस से इफेक्टेड थे और रिकवर किए हैं, उन वो किस प्रकार प्लाज्मा डोनेट करके अन्य अदर इन्फेक्टेड लोगों को हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है जो हमारा रिकॉन्करिंग। इसमें भी कुछ प्रमुख बातों का हाजिर से रिलेटेड बातें की गई हैं। और लास्ट में हम आप सभी को देंगे क्वेश्चन बेस्ड रिलेटेड टू द हिंदू, यानी हिंदू संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे, जिनको आप सभी लिख कर अपनी लेखन शैली में इंप्रूवमेंट करेंगे, लेखनी शैली में अपनी विकास करेंगे, जिससे आपको मेंस में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल को समझना, उनकी एनालिसिस करना, उनकी बेहतरीन एस्पेक्ट को समझना। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को। तो यदि बात करें इस पहले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है कि फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, यानी इक्वल ट्रीटमेंट यानी सबके लिए एक समान नियम हो, समान रूल हो, समान रेगुलेशन हो। इन सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। यदि हम बात करें, लिखा हुआ पहले स्टेटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट did well to extend the disable the relaxation given to SC/ST। कि यदि हम बात करें इस आर्टिकल को, जितने भी मतलब कि एस्पेक्ट इसमें दिए रहेंगे वो ओवरऑल बेस्ड हैं डिसेबल पर्सन पे। जितने भी अक्षम लोग हैं, जैसे कि दिव्यांग जन जो भी हैं, उन सभी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक और रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये डिसीजन निकाला है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से डिसेबल है, कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से डिसेबल है, वो चाहे वो मेंटली हो या फिर वो फिजिकली हो, उन सबको हर तरीके से बेनिफिट मिलेगा। और जो वो हर प्रकार का बेनिफिट उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो बेनिफिट SC और ST को दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट और जो भी हैं, इन लोगों को जितने भी बेनिफिट इन सभी लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, वे सभी बेनिफिट वे सभी इससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट इन सबको मिलते हैं, वे सभी बेनिफिट अब डिसेबल पर्सन को भी मिलेंगे। क्योंकि यदि हम बात करें, जो ये हमारे समाज का जो ये तमगा है, डिसेबल तमगा, जो दिव्यांगजन है, अगर इनकी बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बढ़िया एक डिसीजन, जो कि सराहनीय कदम उठाया गया है। तो आगे देखते हैं इसके आर्टिकल को पढ़ना, रीडिंग करना, समझना। लिखा, इन होल्डिंग दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी आर इंटाइल्ड टू द सेम बेनिफिट एंड रिलैक्सेशंस as candidate belonging to the schedule caste, the Supreme Court has recognized the travels of the disabled in the assessing education or employment and regardless of their social status। तो देखिए, यदि हम बात करें इस आर्टिकल के सबसे पहले स्टेटमेंट की, यदि कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए, किन बातों का, कि जो भी ट्रेवल्स ऑफ द डिसेबल असेसिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग ऑफ द सोशल स्टेटस है, यानी सामाजिक, जो भी सामाजिक तौर पे, या फिर वो एजुकेशन हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, या फिर उनका सामाजिक जो स्टेटस हो, किसका, डिसेबल पर्सन का, इन सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन सभी बातों की पहचान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी बेनिफिट, जो भी रिलैक्सेशंस जो भी दिए जाते हैं SC शेड्यूल कास्ट को, वो सभी बेनिफिट अब सबको, जितने भी डिसेबल पर्सन होंगे, उन सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब कि अब उन सभी को जो किसी भी प्रकार से डिसेबल हैं, उनको भी रिलैक्सेशन SC/ST वालों की तरह ही, SC/ST वालों की तरह ही प्रोवाइड कराया जाएगा, दिया जाएगा, यानी उन्हीं की तरह उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अब अगली बात में अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अगले स्टेटमेंट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसेबल की सभी जो परेशानियां हैं, उन सभी को रिकॉग्नाइज किया था, मतलब उनको पहचान लिया था कि अगर किसी भी पर्सन, स्पेशल पर्सन जिसके अंदर डिसेबिलिटी है, तो वो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एजुकेशन लेने में, एम्प्लॉयमेंट लेने में, और सामाजिक जो स्टेटस है उसके आदर लेने में, तो अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। यानी रिगार्डिंग मतलब होता है आपका आदर से सम्मान, जो भी है सोशल स्टेटस का, इन सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद ये डिसीजन लिया। तो ये सब प्रमुख बातें इस आर्टिकल के पर स्टेटमेंट में दी गई थी। यदि बात करें इसके अगले स्टेटमेंट की, तो इसमें लिखा हुआ है कि
अगले स्टेटमेंट में कि अगर देखिए जैसे कि अगर इस अब तक हमने जो पढ़ा इस आर्टिकल के अंतर्गत, तो जितने भी इसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उन सभी में बारी बारी से इन्हीं सब बातों की चर्चा है, इन्हीं सब बातों की विधिवत चर्चा है कि क्या क्या कितने कितने रेट से हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दी जाती थी और अब इनको किस किस हिसाब से रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो यदि बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो वो लिखा हुआ है कि रिसेंटली कि लिखा हुआ है कि जितने भी मतलब कि जो भी इलेक्शंस दिए जाते थे अभी हाल ही में, रिसेंटली द टॉप कोर्ट रूल्ड दैट, यानी कि रिसेंटली द टॉप कोर्ट रूल्ड दैट द दिल्ली हाई कोर्ट एंड हैड correctly decided in 2012 that people suffering from disability are also socially backwards and are therefore at the very least entitled to the same benefit as given to the scheduled caste and scheduled tribes candidates। देखिए जो रिसेंटली द टॉप कोर्ट, मतलब जो हमारा टॉप कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है, दैट द दिल्ली हाई कोर्ट हैड करेक्टली डिसाइडेड, यानी कि अगर हम बात करें कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी लोग मतलब कि 2012 में ये ऑलरेडी इसके लिए कुछ बातें की गई थी, इसके लिए कुछ डिसाइडेड किया गया था 2012 में ही कि जो भी पीपल सफरिंग कर रहे हैं फ्रॉम डिसेबिलिटी से, किसी भी प्रकार की समस्या से, जैसे दिव्यांगता के साथ अगर वो सफ़र कर रहे हैं, उसका मतलब कि उनके अंदर वो डिसेबिलिटी है, तो अगर वो जो भी लोग डिसेबिलिटी के साथ सफ़र कर रहे हैं वो भी बैकवर्ड सोशली क्या है, बैकवर्ड हैं, वो भी सोशली सामाजिक रूप से बैकवर्ड ही हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो भले ही ST में ही क्यों ना हो, चाहे वो SC/ST में हो या फिर किसी भी कास्ट में हो, तो उनको भी SC/ST की तरह जितने बेनिफिट मिलते हैं उनको मिलने चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या फिर SC/ST कैटेगरी का हो। तो ये बात है इस आर्टिकल के अंतर्गत तो की गई हैं। यदि हम बात करें कि क्या क्या मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाए गए, जैसे अगर हम बात करें कि अगर 2012 में जो दिया गया कि इन 2012 केस बिफोर द हाई कोर्ट यूनिवर्सिटी हैड अलाउड 10% कंसेशन, 10% कंसेशन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स एंड द 5% कंसेशन ऑफ डिसेबल एप्लीकेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो दिल्ली का जो मतलब कि जो दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अलाउ है कि 10% जो कंसेशन मिलेगा वो मिनिमम कम से कम मिलेगा एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर SC/ST। जो भी SC/ST कैंडिडेट होंगे उनको उनकी एलिजिबिलिटी में 10% की क्या मिलेगी, कंसेशन मिलेगी, 10% की छूट, जबकि जो डिसेबल पर्सन है उसको सिर्फ ओनली 5% का मतलब कि छूट मिलेगी किसी भी प्रकार की शिक्षा में या किसी भी प्रकार के सिस्टम में। तो अगर हम बात करें कि 2012 में जो हाई कोर्ट ने यह अलाउ कर दिया था कि SC/ST के 10% तथा का डिस्काउंट तथा जो भी डिसेबल पर्सन को 5% कंसेशन मिलेगा, तो इसका ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस पर हाई कोर्ट ने यही कहा, तो ये तो ओवरऑल देखने में लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ के हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, यानी ये एक प्रकार का भेदभाव टाइप ये दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक ऐसा दृश्य मिल रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो इस पर हाई कोर्ट ने यही कहा कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी मतलब डिसेबल पर्सन हो उसको प्रॉपर एजुकेशन से हम लोग दूर नहीं रख सकते और ना ही वो उससे छूटना चाहिए, ना ही उससे वो प्रॉपर एजुकेशन से छूटना चाहिए। यानी कि हम बात करें कि कोई भी कैंडिडेट चाहे वो डिसेबल हो या कुछ भी हो, वो प्रॉपर एजुकेशन से छूटने ना पाए। तो यदि बात करें इसकी अगले स्टेटमेंट की कि जितने भी मतलब कि अभी आपने समझा कि जो SC/ST कास्ट के जितने भी लोग थे उनको 10%, और जो ये क्या नाम है कि आपके शेड्यूल कास्ट जो ये डिसेबल पर्सन थे उनको 5% का सिस्टम मिलता था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो क्या है ना, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या है, भेदभाव है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है कि इसके लिए सोचा जा रहा है, इसके लिए इसके लिए इनिशिएटिव कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी अच्छे काम हो रहे हैं। तो इन ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो भी सोशल बैकग्राउंड चाहे किसी भी पर्सन का कैसा भी हो, चाहे वो प्रिविलेज हो या फिर किसी भी कम्युनिटी से आता हो या किसी भी सिस्टम से आता हो, अगर उसके अंदर डिसेबिलिटी है तो उसको ओवरऑल वो सभी सिस्टम मिलने चाहिए, वो सभी बेनिफिट मिलने चाहिए जो एक SC/ST कास्ट के लोगों को मिलता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो सोशल बैकग्राउंड किसी भी पर्सन का कैसा भी हो, अर्थात हो सकता है वो प्रिविलेज कम्युनिटी का हो या फिर किसी विशेष समुदाय से हो या फिर उससे एडवांटेज जो भी मिल रहा है तो उसको भी सेम वही एडवांटेज मिलेगा जो ST/ST
का ही मिलता है, क्योंकि जो उसका जो प्रिविलेज जो ये छूट मिलती है उसका कोई जात या और किसी धर्म से मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी विशेष समुदाय से ही हो, जैसे कि ऐसा होता भी नहीं कि अक्सर वो किसी विशेष समुदाय से ही हो अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो अगर हम बात करें कि एक डेटा है 2001 के डेटा के अंतर्गत, अगर कहीं इसके ऑन एस्पेक्ट की बात करें कि 2001 के डेटा के अंतर्गत ये अध्ययन किया गया इन द सेंसस, बात करें इसकी इन द सेंसस ऑफ 2001 put the illiteracy rate among the disabled at 51%. There was smaller evidence of their inadequate representation in employment too. कि एक 2001 के अंतर्गत एक सर्वे हुआ, एक डाटा के अंतर्गत ये कहा गया कि जितने भी डिसेबल कैंडिडेट हैं उनमें शिक्षा की दर सबसे अधिक देखी जा रही है, क्योंकि इनके अंदर डिसेबिलिटी होने के कारण जो मतलब इनकी शिक्षा ग्रहण करने की जो सिस्टम है स्कूल में, जो इनकी प्रॉपर व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही, जिसके कारण ये वहाँ पे मतलब कि अपने आप को अनुकूलित व्यवस्था में ढाल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट में भी आप देख पा रहे हैं जब ये वो शिक्षित नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी। यानी कि अगर बात करें कि जो सबसे अधिक शिक्षा है वो डिसेबल कैंडिडेट में ही देखी जाती है, अर्थात इनकी संख्या जो है जनरल पॉपुलेशन से भी बहुत ज़्यादा है। और जो 2001 में इलिटरेसी की रेट दी गई थी वो है लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 51% दी गई थी। कितनी दी गई थी? 51% दी गई थी कि इनकी जो इलिटरेसी है तो वो लगभग 51% है। तो इसी का असर जो है एम्प्लॉयमेंट पर भी आप देख सकते हैं, इसलिए इनको एम्प्लॉयमेंट का भी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी सामना करना पड़ता है। और इसको रिफॉर्म करने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए, जैसे कि अगर हम बात करें कि इनकी डिसेबल जो भी इनका राइजिंग द कोटा फॉर द डिसेबल 3% to 5% इन वीजिंग इनिशिएटिव फॉर द प्राइवेट, यानी कि इसके लिए इनकी डेटा को इंक्रीज करने के लिए, इनके कोटा को इंक्रीज करने के लिए, इनको मतलब समाज में व्यवस्था करने के लिए इनकी जो कोटा है, इनका जो छूट का जो कोटा है वो 3% to 5% इंक्रीज कर दिया गया। मतलब कि इसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए। वो कदम क्या थे कि इनकी जो मांग का कोटा है वो 3% से इंक्रीज करके 5% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3% से इंक्रीज करके 5% कर दिया गया, जो कि प्राइवेट सेक्टर में इनको और भी कुछ बातें की गई, जैसा कि कहा गया कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में इनको हायर करेगा, यानी दिख रहेगा कि इनिशिएटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू हायर देम टू, यानी कि अगर कोई भी पर्सन प्राइवेट सेक्टर में इनको हायर करता है तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि बात करें इसके अंतिम और फाइनल वर्ड की, इट इज़ वाइटल दैट this is fully given effect to show that this significant segment of population is not left out of social and economic advancement। यानी कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इट इज़ वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन है, ये डिसेबल वाली जो सिस्टम है, ये जो पॉपुलेशन वो दूर ना रहे किससे, ना ही वो सोशल एडवांसेस से और ना ही इकोनॉमिक एडवांस से। ये जो हमारी जो इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन है वो छूट ना जाए, रह ना जाए किसी सोशल और इकोनॉमिक एडवांस। तो इस आर्टिकल में पूरी तरह डिसेबिलिटी को हाईलाइट किया गया है और किस प्रकार उनकी मदद की जा सकती है, किस प्रकार उनको समाज में एक बेहतरीन ओहदा प्लेस दिया जा सकता है। इन सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आप सभी देख पा रहे होंगे, प्लाज्मा डोनर्स इन असम में गेट प्रेफरेंस इन जॉब्स, कि असम सरकार ने ये मतलब कि प्रेफर किया है कि जितने भी लोग मतलब प्लाज्मा डोनर होंगे, जो भी प्लाज्मा को डोनेट करेंगे, वो उनको जो है जॉब में प्रेफर किया जाएगा, उनको जॉब में कुछ छूट मिलेगी, उनको जॉब में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसमें देखिए ओवरऑल क्या कर रहा है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भी पर्सन अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड है कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस से, तो इस कोविड-19 के वायरस से जब वो मतलब कि उसका रिकवरी होती है, जब वो रिकवर करता है तो उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने के कारण उसमें एक एंटीबॉडी डेवलप होती है। उसमें जो भी कोई पर्सन रिकवर करता है तो उसमें एंटीबॉडी डेवलप होती है जो उस वायरस से लड़ती है। तो इस प्रकार जो एंटीबॉडी उसके अंदर कंस्ट्रक्ट होती है और जिसके कारण वो फिर से रिकवर करता है, तो यदि वो अपना प्लाज्मा, वो पर्सन जो कि रिकवर हुआ है अपनी एंटीबॉडी को, अपने प्लाज्मा को डोनेट करेगा, तो अदर जो पर्सन इन्फेक्टेड हैं कोविड-19 के SARS-CoV-2 वायरस से, तो उनका इलाज मतलब कि बेहतर तरीके से हो सकता है। इस इम्यूनिटी सिस्टम, इस एंटीबॉडी से उनके अंदर भी वो एंटीबॉडी डेवलप हो सकेगी, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी दर बढ़ सकेगी, तो इससे उसके इलाज में सहायता मिलेगी। यानी उसमें जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी उसके कारण डेवलप होती है। तो ऐसा पर्सन किसी भी कोविड-19 को जो भी सफ़र कर रहे हैं उनको प्लाज्मा दे सकता है, जिससे कि वो जिससे वो क्या नाम है कि अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर सकें, वो भी कोविड-19 से मतलब कि मुक्त हो सकें।
तो इस प्रकार का कदम अगर जिसके द्वारा भी उठाया जाता है तो असम की सरकार ने ये मतलब कि लाया है सिस्टम कि वो जितने भी प्लाज्मा डोनर होंगे उनको जॉब में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, उनको जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। अगर बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की जो कि लिखा हुआ है रिकन्क्वायरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया है। अगर आपने इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये जान समझ लीजिए कि इसमें जो भी बातें हैं वो हागिया सोफिया से रिलेटेड हैं। अगर इसकी विस्तृत चर्चा जाननी है तो आप हमारे एक वीडियो जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड है, हागिया सोफिया संबंधी सभी जानकारी वो सब दी गई है कि क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या उसका बेसिक इतिहास रहा, क्या क्या उससे रिलेटेड बातें थी। और यदि हम बात करें पिछले आर्टिकल की, जो पिछले दिनों के आर्टिकल थे उसके अंतर्गत भी इस बातों की डिस्कशन हुई थी, इससे संबंधित चर्चाएँ हुई थी कि टर्किश में जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगन हैं, इन्होंने क्या करा है कि वहाँ के म्यूजियम को कन्वर्ट करा दिया है मॉस्क में, यानी मस्जिद में। तो इससे वहाँ पे एक मतलब कि जो माहौल है उन्हीं सब बातों की चर्चा की गई है और उसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री थी, इन सब बातों की चर्चा है। तो आप चाहें तो वहाँ से इसकी संपूर्ण जानकारी को ले सकते हैं। और कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, कुस्तुनतुनिया का ही नाम है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल में ओवरऑल की गई है कि किस प्रकार 6th सेंचुरी में इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हुआ था चर्च के फॉर्म में, इसके बाद 15th सेंचुरी में इसको बना दिया गया मस्जिद, उसके बाद फिर इसके बाद 1935 में जब गवर्नमेंट बनती है, गणतंत्र बनता है तुर्की गणतंत्र, तो वहाँ पे फिर इसको म्यूजियम के फॉर्म में एक धर्मनिरपेक्ष का जो फॉर्म दिखाने के लिए इसको म्यूजियम का फॉर्म दे दिया जाता है। उसके बाद पुनः इस वक्त 2020 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है टर्की जो प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्डोगन, आप देख पा रहे होंगे रेसेप तैयप एर्डोगन ने पुनः उस म्यूज़ियम को किसका फॉर्म दे दिया है, मॉस्क का। तो इन सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत बेहतर तरीके से दी हुई है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।